पिछले दिनों मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता पर अपना पहला वीडियो प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने सिंधु घाटी के प्रमुख केंद्रों और उसके क्षेत्र विस्तार के बारे में बताया था कि किन किन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र मिले हैं। आज उसी का दूसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन किस प्रकार का था। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आज बात करेंगे। तो प्रस्तुत है ये वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए ताकि बराबर आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहें। तो आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मानव जीवन की, यानी वहाँ की सामाजिक संरचना क्या थी और उसके बारे में क्या व्यवस्थाएं थी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोशल कंडीशन एंड ह्यूमन लाइफ, यानी वहाँ की सामाजिक दशा क्या थी और मानव जीवन कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक सामाजिक संरचना की बात है, तो विभिन्न पुरातत्ववेत्ताओं ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद उन स्रोतों से जो पता लगाया है उसका सार्थक तो ये निकल करके आया है कि उस समय की जो सामाजिक संरचना थी, जो सैंधव सभ्यता की या हड़प्पा संस्कृति की, उसमें 4 तरीके के लोग रह रहे थे। इसमें पहले लोग जो थे वो विद्वान वर्ग थे। इस विद्वान वर्ग में वहाँ पर जो ज्योतिषी होते थे, पुरोहित हो सकते थे और जो तमाम तरीके की सलाह मशवरा देने वाले लोग थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे, वे लोग थे। दूसरा वर्ग है योद्धा का। विभिन्न नगरों की जहाँ पर खुदाई की गई है, वहाँ पर जो भवन बने हैं उनके बाहर कुछ ऐसे मानव कंकाल मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि शायद ये प्रहरी लोग थे। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वर्ग होता होगा जो कि योद्धाओं का वर्ग था, जो रक्षा करता था भवनों की, किलों की। इससे ये पता चलता है। हो सकता है कि जिस तरीके से बाद में वैदिक काल में और मध्यकाल के अंदर जो स्थिति क्षत्रियों की थी या राजपूतों की थी, हो सकता है इसी प्रकार का कोई वर्ग सिंधु सभ्यता में भी रहा होगा। अगला जो वर्ग माना गया है वो व्यवसायी वर्ग माना गया है। इस व्यवसायी वर्ग के अंतर्गत खेती करने वाले लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे, कारीगर लोग थे और तमाम तरीके के लोग थे जो ये सब काम करते थे। जो लोथल बंदरगाह प्राप्त हुआ है खुदाई से और सूत्रकोंडोर प्राप्त हुआ है, कुछ अन्य स्थान प्राप्त हुए हैं, वहाँ से इस तरीके के संकेत मिले हैं कि ये एक ऐसा वर्ग था जो समाज में व्यवसाय करता था। चौथा और अंतिम वर्ग जो पाया गया है वो श्रमजीवी वर्ग था। श्रमजीवी वर्ग का मतलब था कि जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न लोग होते थे, आर्थिक गतिविधियों में, खासतौर से जो कारीगर लोग थे, जो किसान लोग थे, कहीं पर हल मिला है, कहीं पर कुछ और वस्तुएं मिली हैं, मूर्तिकार मिला है। तो ऐसी तमाम चीज़ों के द्वारा जो अध्ययन किया गया है उससे ये पता चला है एक श्रमजीवी वर्ग यानी कामगार वर्ग हुआ करता था। तो इस तरीके से सैंधव सभ्यता की सामाजिक संरचना जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये 4 वर्ग हुआ करते थे। अब बात करते हैं भोजन व्यवस्था की। तो भोजन व्यवस्था में अगर हम देखें तो अनेक स्थानों से खुदाई में गेहूं, धान, जौ, ज्वार इत्यादि के दाने प्राप्त हुए हैं और विभिन्न प्रकार की बर्तन इत्यादि जो मिले हैं उनसे पता चलता है कि इस समय के लोग जो है वो किस तरीके का खान पान करते थे। इनका खान पान बहुत ही उच्च कोटि का था और कई स्थानों पर समूह में थालियां इत्यादि मिले हैं, भोजन पकाने के बर्तन इत्यादि मिले हैं। इससे ये जानकारी मिलती है कि इनकी पारिवारिक व्यवस्था बहुत मजबूत हुआ करती थी। अगली बात है वस्त्र एवं आभूषण।
जो विभिन्न स्थानों पर उत्खनन हुआ है, उससे ये पता चला है कि पुरुष एवं स्त्रियां लगभग दो प्रकार के वस्त्र पहनती थी जो बिना सिले हुए होते थे, ऐसा माना गया है। एक वस्त्र ऊपर पहना जाता था जिसको शॉल की तरह शायद ओढ़ लिया जाता होगा, उसको ऊपरी वस्त्र माना गया है। और उसी तरीके का एक वस्त्र नीचे होता था जिसको वर्तमान समय में जिस तरीके से धोती पहनते हैं, हो सकता है कि इस प्रकार का वस्त्र वो रहा होगा जिसको अधो वस्त्र कहते थे। तो बहुत स्थानों पर खुदाई के दौरान जो मूर्तियां मिली हैं, जो अन्य वस्तुएं मिली हैं, उनसे उस समय के वस्त्रों की जानकारी मिलती है। जहाँ तक आभूषणों के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्थानों पर इस तरीके के साक्ष्य मिले हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग जो है वो आभूषण पहनते थे। ये आभूषण दो प्रकार के होते थे। एक तो होते थे जो धातुओं से बने होते थे और दूसरे होते थे जो अन्य वस्तुओं से बने होते थे। धातुओं में कई स्थानों पर जो है वो कांसा, तांबा, पीतल और कुछ स्थानों पर चांदी और सोने के आभूषण भी पाए गए हैं। ऐसा माना गया है कि हो सकता है कि अमीर वर्ग जो है वो बहुमूल्य धातुओं के आभूषण पहनते होंगे और जो गरीब लोग हैं वो कम कीमती धातुओं के आभूषण पहनते होंगे। इसके अलावा हाथी के दांत के बने हुए आभूषण, मिट्टी के बने हुए आभूषण, पत्थर के बने हुए आभूषण भी मिले हैं, सेलखरी से बने हुए कुछ मिले हैं। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि उस समय की महिलाएं और पुरुष दोनों ही कानों में कुंडल पहनते थे, हाथों में पहनते थे, पाजेब पहनते थे और भी इस तरीके के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे ये जानकारी हमको मिलती है। अगली चीज अगर देखें तो सौंदर्य प्रसाधन एवं केश सज्जा। मोहनजोदड़ो स्थान पर जब उत्खनन किया गया तो वहाँ जो मानव कंकाल मिले हैं, वहाँ पर कुछ कंघी इत्यादि मिली है और जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें कढ़े हुए बाल हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है वो केश विन्यास करते थे और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी छोटी छोटी अवशेषों के रूप में प्राप्त हुई हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि सैंधव सभ्यता के लोग सजने संवरने में बहुत विश्वास रखते थे। अगली बात है अस्त्र शस्त्र एवं फर्नीचर। विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिले हैं जो धातुओं से बने हुए हैं, हाथी दांत के बने हुए हैं, हड्डियों के बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं। इनमें कुदाल मिला है, तलवार मिली है, तीर कमान मिले हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है वो हथियारों का उपयोग करते थे। विभिन्न प्रकार का फर्नीचर भी अवशेषों के रूप में मिला है जहाँ पर बैठने के कुछ साधन रहे होंगे, ऐसा लगता है। अगली बात है चिकित्सा व्यवस्था। एक स्थान पर एक खोपड़ी मिली हुई है और उस खोपड़ी से ये पता चलता है कि वो बीच से काटी गई है, यानी कि उसकी हो सकता है कि शल्य चिकित्सा की गई हो। इसका मतलब है कि उसमें चिकित्सा पद्धति भी उपलब्ध थी। अगली बात है स्त्रियों की दशा। सामाजिक संरचना की दृष्टि से जब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता को तो मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, तो स्त्रियों की बहुत बेहतर स्थिति थी और कई स्थानों पर जो मूर्ति इत्यादि मिली है और जो मोहरें इत्यादि मिली हैं उसमें भी स्त्रियों के चित्र अंकित हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। अगली मृतक संस्कार। सर जॉन मार्शल ने मृतक संस्कारों का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि सैंधव सभ्यता के लोग मृत्यु हो जाने पर शवों का दाह संस्कार करते थे। तो ये कई प्रकार का होता था। पहला उन्होंने बताया पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि जो शव होता था उसको पूरी तरीके से दफना दिया जाता था या जमीन में गाड़ दिया जाता था। आंशिक का मतलब ये था कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको सबको छोड़ दिया जाता था ताकि जो पशु पक्षी जीव जंतु वगैरह उसको खा जाते थे और जो अवशेष बचते थे उनको दफनाया जाता था। उसको आंशिक दाह कर्म कहा गया है।
इसके बाद जो है दाह कर्म, दाह कर्म का मतलब है कि शव को जलाना। ये था समाधिकरण, जो पूर्ण समाधिकरण जिसमें गाड़ दिया जाता था शव को। आंशिक में पहले जीव जंतुओं के लिए छोड़ दिया जाता था, जो अवशेष होते थे उनको गाड़ दिया जाता था, दफनाया जाता था। दाह कर्म में शव को जलाया जाता था। तो इस तरीके से सर जॉन मार्शल ने जो है ये 3 तरीके का वर्णन किया है कि इस तरीके का शायद रहा होगा। यहाँ पर हमने एक चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें हमने कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाई हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे रह रहे हैं, आप देख रहे हैं खेती कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रहन सहन दिखाई दे रहा है। इधर आप देख रहे हैं उनका ग्रामीण जीवन में किस तरीके से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने धार्मिक विश्वासों को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। देखिए आप, ये स्त्रियों की मूर्तियां हैं, बाकायदा यहाँ पर साड़ी पहने हुए लगता है ऐसी है। और ये देखिए इधर एक मातृ देवी की शायद चित्र ये रहा होगा। तो इनके माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि उन गतिविधियों को हम समझ सकें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस समय की, आर्थिक दशा या व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि व्यवस्था। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो प्रमुख आर्थिक साधन था वो कृषि व्यवस्था था। कई स्थान पर जो है खुदाई के दौरान बलूचिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान में हल मिला है, लोथल में कुछ अवशेष मिले हैं और कुछ अन्य स्थानों पर मिले हैं, बैल की आकृतियां मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि उस समय की कृषि व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त हुआ करती थी। और ये लोग जो है वो सिंचाई के लिए तालाबों का, कुओं का उपयोग करते थे। अन्नागार इत्यादि प्राप्त हुआ है, उससे पता चलता है कि कृषि का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। अगली बात है पशुपालन। तो पशुपालन की दृष्टि से देखें कि दूसरा ये सहायक उनका आर्थिक क्रियाकलाप था जिसमें वो पशुओं को पालते थे। खास तौर से जो है भेड़, बकरी, भैंस, गाय और बैल इत्यादि की मिली हैं और कुछ स्थानों पर हाथियों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस प्रकार वो लोग पशुपालन करते थे। अगली बात है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से देखें तो दोनों तरीके की व्यवस्था यहाँ पर थी। आंतरिक क्षेत्र में भी व्यापार होता था और बाह्य क्षेत्र में भी व्यापार होता था। लोथल और सुतकोगोडनोर नामक 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर खुदाई के दौरान विशाल नगर मिले हैं और वहाँ पर ये पता चलता है कि ये बंदरगाह रहे होंगे। इससे पता चलता है कि सैंधव सभ्यता के लोग वर्तमान जो हमारा मेसोपोटामिया का क्षेत्र है और ईरान का क्षेत्र है, इसके साथ व्यापार करते थे। साथ ही मध्य एशिया के साथ भी व्यापार होता था। और इसी तरीके से वहाँ के प्रबंध के लिए जो अवशेष प्राप्त हुए उनसे कमरे इत्यादि मिले हैं, जिससे पता लगता है कि कोई शायद कार्यालय रहे होंगे। अगली बात है नापतौल एवं दशमलव प्रणाली। तो बहुत सारी अवशेष मिले हैं बटखरे के रूप में, जिनसे ये पता चलता है कि इस समय के लोग नापतौल किया करते थे। तो ये जो है बेलनाकार, गोलाकार, वृत्ताकार या जो है चौकोर, आयताकार, इस तरीके के कई प्रकार के ये प्राप्त हुए हैं। और इनकी जो है दशमलव प्रणाली चलती थी। और ये जो मिले हैं इसमें 16 अंक प्रमुख था, क्योंकि 16, 64, 160, 320, 640 इस तरीके की मात्रा के माप तौल के साधन मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इस समय के लोग व्यवस्थित तरीके से माप तौल करते थे। इसके बाद धातुकर्म एवं उद्योग। धातुकर्म एवं उद्योग की दृष्टि से देखें तो इस समय कांसा, तांबा, पीतल और कुछ अन्य धातुएं मिली हैं, जिनसे कि जानकारी मिलती है कि इस समय उद्योग चलते रहे होंगे। कहीं पर मोहरें प्राप्त हुई हैं, बर्तन मिले हैं, शस्त्र मिले हैं। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें बनाई जाती रही होंगी। तो इसलिए हमको यहाँ से बहुत विशेष जानकारी मिलती है। इसके बाद देखें हम रिलीजियस आइडियोलॉजी।
देखिए उस समय धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे हम ये नाम बता सके कि उस समय कौन सा धर्म चलता था। लेकिन धार्मिक विचारधारा या आस्था और विश्वास की चीज़ें बहुत सारी ऐसी मिली हैं जिससे हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था तथा मान्यताएं उनकी क्या थी। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो मातृ देवी की उपासना। उस समय के लोग जो है वो मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, उससे ये जानकारी हमको मिलती है। अगला है शिव की पूजा। एक इस तरीके का चित्र मिला है जिससे अनुमान लगाया जाता है, बहुत से इतिहासकारों ने या पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है ये शिव की पूजा उस समय की जाती रही होगी, क्योंकि वहाँ पर यहाँ लिंग पूजा की भी संकेत मिले हैं। लेकिन इसके बारे में इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता एकमत नहीं है। इसके बाद वृक्षों की उपासना। बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं जहां से पता चलता है कि ये वृक्षों की पूजा इस समय की जाती थी, और खास तौर से पीपल वृक्ष का उल्लेख मिलता है कि पीपल वृक्ष को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, वो मिलता है। अगला है पशुओं की उपासना। बहुत सारी मोहरें और बहुत सारे चित्र, बहुत सारी कलाकृतियां मिली हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस तरीके की चीज़ें प्राप्त हुई हैं कि पशुओं की पूजा होती है। इसमें बैल, हाथी, गाय, भैंस इत्यादि के चित्र प्राप्त हुए हैं। सूर्य तथा अग्नि की पूजा। जब नगरों का उत्खनन किया गया, वहाँ नगरों के अवशेष मिले हैं, वहाँ पर एक ऐसा जगह मिली ऐसी कि जहाँ पर शायद अग्निकुंड रहा होगा। तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पर शायद वो पूजा अर्चना करते होंगे। तो अग्नि की पूजा भी होती थी और सूर्य की पूजा भी होती थी। अगर लिंग तथा योनि की पूजा, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया आपको कि बेलनाकार पत्थर का एक ऐसी वस्तु मिली है जिससे ये लगता है कि हो सकता है कि ये लिंग पूजा करते रहे होंगे। और योनि पूजा भी एक जगह दिखाया गया है कि एक स्त्री है जो उसे गर्भवती दिखाया गया है, और फिर उसमें से जो है वो वृक्ष की उत्पत्ति दिखाई गई है। तो इस तरीके से पता चलता है कि शायद वो उस समय योनि पूजा इत्यादि प्रचलित रही होगी। अगला है धार्मिक प्रथाएं। बहुत से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि कुछ धार्मिक प्रथाएं इनकी रही होंगी जो विशेष अवसरों पर इनको निभाते होंगे। तो इस तरीके से ये धार्मिक व्यवस्थाएं या मान्यताएं थी उन लोगों की, सैंधव सभ्यता के लोगों की, जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। अब बात करते हैं कलात्मक दशा की, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। लगभग जितने भी केंद्रों पर उत्खनन कार्य किया हुआ है, सभी जगह से हमें इस तरीके की चीजें मिली हैं जो उस समय के लोगों की ये जानकारी देती हैं कि वो लोग कितना कला में विश्वास रखते थे। मिट्टी के बर्तन एवं मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन पर तरह तरह के चित्र बने हुए हैं, तरह तरह के रंग लगे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस समय के लोग जो है वो कला में बहुत विश्वास करते थे। अगली बात, मोहरें प्राप्त हुई हैं। कुछ जगह पर तो धातुओं की मोहरें मिली हैं, कुछ जगह पर मिट्टी की मोहरें मिली हैं, पत्थरों की मोहरें मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है वो मोहरों का प्रचलन करते थे, प्रचलित थी मोहरें। अगली बात, मूर्तियाँ। जैसा कि एक स्त्री की खंडित मूर्ति मिली है, और बैल की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है जिसको पाशुपत की मूर्ति माना जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। तो बहुत तरीके की मूर्तियां मिली हैं, इनसे जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग धार्मिक विश्वास रखते थे और बहुत ही अच्छी कलाकृतियां बनाते थे। अगला है ताबीज। जो बहुत तरीके के गहने मिले हैं, गहनों के साथ साथ ताबीज मिले हैं। इससे जानकारी मिलती है कि शायद उस समय के लोग जादू टोना में भी विश्वास रखते होंगे, और उन ताबीजों में चित्र बने हुए हैं। ये वर्गाकार के ताबीज भी मिले हैं, गोल ताबीज मिले हैं, और आयताकार ताबीज भी प्राप्त हुए हैं उत्खनन में। अगली बात, मोती एवं मनके। खास तौर से हड़प्पा में जो है मोती और मनके मिले हैं, और इसके बाद जो है वनावली में
प्राप्त हुए। इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है वो इन सब को पहनते थे और कला में विश्वास रखते थे। इसके बाद लिपि का ज्ञान। कुछ जगहों पर इस तरीके की पट्टिकाएं मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। कई वर्षों से 1942 से कोशिश की जा रही है इनको पढ़ने की, लेकिन अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। एक सूर्यमल्ल जी हैं, उन्होंने प्रयास किया है इनको पढ़ने का और उन्होंने बताया कि हो सकता है कि हमारी आदि संस्कृति से मिलती हुई कोई लिपि रही हो, लेकिन इसके बारे में कोई भी अभी सर्वमान्य दावा नहीं किया गया है। परंतु ये इस बात का संकेत जरूर है कि उस समय कुछ लिखा जाता था। सिंध सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था या भाषा का ज्ञान था, ये हम मान सकते हैं। इस तरीके से ही हमने कलात्मक दशा की बात की है। अब बात करते हैं राजनीतिक दशा की। वैसे तो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जो अध्ययन किया गया है उसके आधार पर कुछ लोगों ने वर्णन किया है, कुछ इतिहासकारों ने, मैंने उसको यहाँ पर लाने की कोशिश की है। एक है स्टुअर्ट पिगट, ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने जो है वर्णन किया है और उसने बताया कि पुरोहित वर्ग का वर्चस्व, कि उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें जो पुरोहित वर्ग शायद रहा होगा उसका वर्चस्व था। वो जिस तरीके की व्यवस्था लागू करना चाहते थे शायद वो लागू करते थे। लेकिन एक चीज सभी लोग मानते हैं कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी। दूसरे जो है हंटर महोदय हैं, इन्होंने जो अध्ययन किया है वो कह रहे हैं कि जनतांत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम था सिंध घाटी की सभ्यता के लोगों का। तो अब वो डेमोक्रेटिक किस आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि जो नगरों का उत्खनन किया, जहाँ नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहां पर उन्होंने देखा है कि सामान्य लोग भी उसी स्थान पर हैं और विशेष लोग भी उसी स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि उस समय जनतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, जहां पर लोगों को समता का अधिकार प्राप्त होगा या समानता की विचारधारा होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। अगले हैं एक प्रतिनिधि शासक। मैके इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, जिन्होंने अध्ययन करने के बाद हड़प्पा संस्कृति के बारे में ये दावा किया है कि वहां पर एक प्रतिनिधि होता था, एक शासक होता था और उसके अधीन बाकी सभी लोग काम करते थे, जिससे कि उनकी व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त चलती थी, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय जो है वो बहुत अच्छे लिए जाते होंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये मानते हैं कि एक प्रतिनिधि का शासन था। इसके बाद व्हीलर जो दूसरे पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद ये अनुमान लगाया है कि इस समय मध्यम वर्गीय वर्चस्व था, कि जो मिडिल क्लास था। अब देखिए इन्होंने एक नई चीज यहाँ पर प्रस्तुत कर दी जो अभी तक नहीं आई थी। वो ये थी कि जैसे हमने शुरू में देखा था सामाजिक दशा में, वहां पर 4 वर्गों की बात की गई थी। बीच में जैसे ये लोग हैं एक प्रतिनिधि शासन, ये मैके हैं, तो ये 2 वर्गों की बात शायद इनके मन में रही होगी। इसी तरीके से यहाँ स्टुअर्ट पिगट ने शायद उस समाज के अंदर एक वर्ग विशेष को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। लेकिन ये जो कहते हैं, ये इनके अनुसार समाज के 3 वर्ग हमको दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो उच्च वर्ग है, और एक वर्ग ऐसा है जो मध्यम वर्ग है, और तीसरा वर्ग शायद सामान्य वर्ग का रहा होगा। तो अब यहाँ मध्यम वर्ग की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा मध्यम वर्ग था जिसमें विद्वान लोग शामिल थे, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग शामिल था, और उस बुद्धिजीवी वर्ग ने शायद उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को चलाया होगा, इसलिए वो व्यवस्था ज्यादा बेहतर रही, ऐसा व्हीलर मानते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने इस वीडियो के अंतर्गत ये कोशिश की है कि जो सैंधव सभ्यता के समाज था, उस समाज की क्या स्थिति थी, और उसके हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया। और इसके बाद आपने हमारा ये वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और बराबर हमारे वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।